हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। कल बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था, मतलब जो लास्ट हमारी जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था गोस थ्योरम के बारे में। और गोस थ्योरम में आप लोगों ने ये चीज समझी थी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस is always equal to 1 by epsilon times the charge enclosed within the surface। और यहां क्या था, इनका डॉट प्रोडक्ट था। ये कुछ स्टेटमेंट थी जो कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने फ्लक्स वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक था उससे हम लोग को पता था कि जो इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस है वो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इस हिसाब से हम लोग इसको 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज भी लिख सकते हैं। मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड। ये कुछ दो हमारे पास बेसिक स्टेटमेंट्स थी किसकी, गॉस थ्योरम की, जिसको हम लोगों ने बाखूबी प्रूव भी कर दिया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक इसकी एप्लीकेशन और पढ़ ली थी। एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर या इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, जिसको मैंने पहले आप लोग को लेंथ को फाइनाइट रखते हुए बात को समझाया, एल लेंथ लेते हुए। फिर हम लोगों ने देखा कि चाहे लेंथ एल हो, ए हो, बी हो, इनफाइनाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास आई थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आई थी। मतलब कि वायर से किस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करेगी, ना कि वायर की लेंथ पर। तो वायर की लेंथ चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यहां तक बेटा हम लोगों ने कर ली थी कल बात। आज इसकी सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। ये एप्लीकेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझनी है। आज हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ होलो स्फेरिकल चार्ज्ड स्फीयर। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फेरिकल चार्ज्ड स्फीयर, चार्ज बॉडी भी बोल सकते हो। मतलब आज हमारे पास कोई अंदर से खोखला, अंदर उसके कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई एक स्फीयर है जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज है। सेंटर पे चार्ज ना होकर सरफेस पे चार्ज है। रेडियस हम अपनी तरफ से कंसीडर कर लेंगे आर, आप ए बी सी एक्स वाई जेड जो मर्जी ले लो। ठीक है, थोड़े से शब्दों को लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर a spherical shell of radius r having charge q is uniformly distributed over its surface area।
ठीक है, सच दैट सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सिग्मा को कैसे लिखेंगे, डी क्यू बाई डी एस। ये बात आप लोग को पता है क्योंकि आप लोगों ने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, जिसने नहीं किया वो पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं और सिग्मा डी एस इज इक्वल टू डी क्यू, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा डी एस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। ठीक है अभी बेटा, सिग्मा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट है। डीएस, डीएस का इंटीग्रेशन बेटा क्या आएगा, इस सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे डीएस को जोड़कर आप क्या बना लोगे, पूरा स्फीयर बना लोगे। स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोग को पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अगर हमने रेडियस को छोटा आर मानना है, और डी क्यू का हो जाएगा क्यू। तो इस तरह से हम लोग सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग एक इक्वेशन नाम देकर साइड में रख लेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ हमारे पास पोजीशन होगी। हम क्या चाहते हैं वो लिख लेते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल। हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग को गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी। गॉस थ्योरम के लिए हम एक सरफेस चाहिए जिसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, तो हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए, जैसे कल लेंथ थी बेटा। अब इस लेंथ के लिए सिमेट्री क्या बनेगी, इसको मैं क्यूबॉइड के अंदर डाल दूं मान लो, तो जो क्यूबॉइड का जो फेस होगा उसका डिस्टेंस मान लो इतना है, क्या कॉर्नर से भी डिस्टेंस उतना ही होगा, अलग आएगा वो तो। ठीक है, वो तो सिमेट्री बनी नहीं। पर अगर मैं इसको एक सिलेंडर के अंदर डालूं और इसको सेंटर पे रखूं, तो हर पॉइंट से इसकी जो दूरी होगी वो सेम होगी, तो उसको बोलते हैं सिमेट्री। इसी तरह से इस स्फीयर को ऐसे किस और फिगर के अंदर डाला जाए कि सिमेट्रिकल आए, कि उसके साथ सिमेट्री बनाए, तो हम एक स्फीयर के अंदर रख सकते हैं इसको। ठीक है, और उस स्फीयर की रेडियस हम लोग मान लेते हैं आर, बड़ा आर। आप कुछ भी मान सकते हो, और हमें पता है कि बड़ा आर छोटे आर से बड़ा है। हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले निकालेंगे आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर। तो हम लिख लेंगे फॉर दिस पर्पस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, और रेडियस आर कैसी है, ग्रेटर देन आर। ठीक है, अभी ये बात मान ली, और अप्लाई कर देते हैं गॉस थ्योरम। एंड अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाई कर दो। सरफेस इंटीग्रल ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड, यही होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है बाहर की तरफ, और अपन ने यहां एक छोटा डीएस मानना है। ठीक है, क्योंकि हम तो डीएस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। उस डीएस की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, मतलब कि बाहर की तरफ आएगी। जब डॉट प्रोडक्ट को खोलोगे ई डीएस कोस थीटा 1/एप्सिलॉन टू चार्ज, तो थीटा बेटा हमारे पास क्या आएगा 0 डिग्री, बट थीटा कितना है 0 डिग्री। सो ई डीएस कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टू क्यू। कोस 0 आप लोगों को पता 1 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा ई डीएस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टू क्यू। आप साथ साथ लिखते रहो, चाहिए ब्रैकेट में लिखना है तो कोस 0 1 होता है, वरना इसमें कोई खास जरूरत है भी नहीं। ई को निकालना है, हमने बाहर ले लिया, डीएस का कर देते हैं जी क्रॉस सरफेस के लिए इंटीग्रेशन 1/एप्सिलॉन टू क्यू। और हमें डीएस का इंटीग्रेशन तो पता है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, क्योंकि ये डीएस गॉसियन सरफेस पे माना गया है। ठीक है, तो यहां हम गॉसियन सरफेस का लिखेंगे इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टू क्यू, तो पढ़ा ही है। ठीक है, ऊपर से रब कर रहा हूं मैं इसको। तो बेटा वो कितना आएगा हमारे पास, ई इंटू 4 पाई रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितनी है गॉसियन सरफेस की, कैपिटल आर, इज इक्वल टू हमारे पास बेटा क्या है 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। और ई को बेटा हम लोग लिख देंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये होगी, दैट इज, या अगर क्यू की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो कर दो, बाकी नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्यू खुद कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट हमारे पास जो आउटसाइड आएगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आएगी। बट आपने क्यू की वैल्यू निकाल रखी है तो पुट कर दो 2 नाम देके, यूजिंग 1 in 2 तो ई कितना आ जाएगा, वो थी हमारे पास बेटा क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू थी हमारे पास, देखो 1 इक्वेशन से हम लोगों ने सिग्मा निकाला था Q/4 पाई r स्क्वायर। हमें क्यू की वैल्यू को लिखना हो तो सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्यू की जगह आ गया 4 सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, बाय में आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, नहीं ये छोटा रहे बड़ा रहे, इस बात का ध्यान रखना है। और ई हमारे पास कितना आ गया सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज ई आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, बट ये बड़ा आर वेरी कर सकता है। आप गॉसियन सरफेस को बड़ा लोगे कि छोटा लोगे ये उस बात पे निर्भर करेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया आर स्क्वायर। तो अगर ये स्टेप अगर आप ना भी करना चाहो, स्किप करना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि यहां से भी हमारे पास रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है, यही निकल कर आ रहा है। बट अगर वैल्यू निकाल रखी है तो उसको पुट कर लो। ठीक है, प्रवेश कुमार रिपीट, बेटा रिपीट के लिए तो यहां लगा रहे हैं ताकि रिकॉर्ड हो जाए। अब इसको रिपीट पे 6-7 बार देखियो। ठीक है,
तो या तो आप यहीं से डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनको स्किप कर सकते हो, निकाल रखी वैल्यू तो रख लो। ठीक, इसको मैं एक नाम दे देता हूं बेटा इक्वेशन ए, और आपने याद रखना है कि बाहर जो फील्ड आई थी वो कितनी आई थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर स्क्वायर के। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास एक, जब ये स्टेप आप लोग करोगे, इसके अंदर जो आपकी फील्ड आ रही थी ई इज इक्वल टू सिग्मा छोटा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा आर स्क्वायर, इस इक्वेशन को भी कोई नाम दे दो 3। ठीक है, अब ऐसा करने से हम हमारा थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। अगर ये दो स्टेप कर लोगे तो काम थोड़ा कम हो जाएगा। बताता हूं कैसे। अब निकालेंगे ऑन द सरफेस, पहले आउटसाइड निकाला था, अब ऑन द सरफेस निकालते हैं। बाकी सारे काम जाम को साफ कर देते हैं। मतलब कि गॉसियन सरफेस भी इसी सरफेस के ऊपर ही आ गया, क्योंकि ये खुद भी तो सरफेस ही है। ठीक है, आप लोग के मन में क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर लेंथ का तो कोई सरफेस नहीं था तो गॉसियन सरफेस माना, अब यहां तो सरफेस है, इसमें क्यों गॉसियन सरफेस मान लिया। तो बेटा आप लोग की बात भी पूरी कर देते हैं, ऑन द स्फीयर भी निकाल लेते हैं, इसके ऊपर डीएस मान लेते हैं, ई की डायरेक्शन फिर रेडियली आउटवर्ड, डीएस की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड, और गॉसियन सरफेस और गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं ऑन द स्फीयर के लिए। यहां तो सीधा लिखेंगे अप्लाई गॉस थ्योरम, लगा दो जी, यही होती होगी। ठीक है, ऑन द सरफेस के लिए दैट इज, जो बड़ा आर होगा वो छोटे आर के बराबर होगा। ठीक है, चलो पहले हम इस तरीके से कर देते हैं, फिर देखते हैं बाकी बात को। फिर वही सारा तरीका, ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। थीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री, तो ईडीएस हमारे पास कितना आ जाएगा, कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 की वैल्यू आप लोग को पता है 1 होती है, तो ईडीएस हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। ई को फाइंड आउट करना, बाहर ले लो डीएस क्यू बाई एप्सिलॉन। अब डीएस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन सरफेस। अब डीएस कहां मान रखा है, गिवन सरफेस में मानना हुआ है, किसके बराबर आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जो सरफेस मानना है उसकी रेडियस का स्क्वायर, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको, फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट करना है तो। हमारे पास वैल्यू आ गई ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यूजिंग 1 in 4 1 से आपके पास सिग्मा की क्यू की वैल्यू है, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, हमारे पास आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, मतलब ऑन द स्फीयर सिग्मा भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो ई ऑन द सरफेस क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो या तो आप ये सारे स्टेप करो, यहां तक पहुंचो,
या फिर आप एक छोटा सा काम कर लो, ब्रैकेट में लिख दो बड़ा आर छोटे आर के बराबर हो गया। जब आप गॉसियन सरफेस से ऑन द स्फीयर आए तो जो बड़ा आर और छोटा आर क्या हो गए, दोनों बराबर ही हो गए, रेडियस होगी। तब आपको इतने सारे स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, तब आपको सीधा डायरेक्ट, इसको रब कर रहा हूं मैं, कर लो फटाफट, किसने करना। तब आपने सीधा कर देना है देन फ्रॉम इक्वेशन 3। अगर आपने वो दो स्टेप किए हैं तो, अगर आपने वो दो स्टेप नहीं करे सिग्मा की वैल्यू पुट करके, रितु सर नेट फ्लक्स साइज ऑफ द क्लोज सरफेस पर डिपेंड करता है क्या? बेटा देखते रहो, अभी एक ग्राफ बनाऊंगा, उससे आप लोग की सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऑन द सरफेस, ठीक है। अगर आपने वो दो जो मैंने कही थे दो स्टेप किए हैं सिग्मा पुट करके, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, आपके पास वहां आंसर आया हुआ था सिग्मा बड़ा आर स्क्वायर बाय में एप्सिलॉन नॉट सिग्मा छोटा आर स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ये थी आपकी। बट आपका आर और आर अगर बराबर है तो आप बेटा क्या पुट कर सकते हो, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, कांस्टेंट। अगर आपने पीछे वो दो स्टेप कर दिए तो आगे का इतना सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये फायदा हो जाएगा। अब ये आप देख लो आपने किस तरीके से करना है, फोर्थ इक्वेशन तक जाके करना है या फर्स्ट सेकंड थर्ड और थर्ड में आर इक्वल टू आर पुट करके करना है। तरीके दोनों ठीक है, गलत कोई भी नहीं होगा। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से बता दिया। आउटसाइड द स्फीयर तो हमने निकाल ही लिया था, उसका हमारे पास आंसर आ गया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, बट उसमें अगर आप दो स्टेप कर लेते हो, कौन से वाले, क्यू की वैल्यू पुट करके 1 से सिग्मा 4 पाई छोटे आर स्क्वायर का पुट करके, तब आपके पास एक थर्ड इक्वेशन आ जाती है जो कि आएगी ये। और फिर आप ऑन द स्फीयर को डायरेक्ट निकाल सकते हो आर की वैल्यू आर के बराबर पुट करके, क्योंकि आंसर हमारा दोनों से बराबर आएगा। जिससे आपको ठीक लगे बेटर लगे उससे कर लो। ठीक है, इसको कर रहा हूं मैं अब। अब चलते हैं इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर या स्फीरिकल शेल, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो इनसाइड तो हमारे पास कोई सरफेस नहीं है, आउटसाइड कोई सरफेस नहीं था तो हमने गॉसियन सरफेस मानना। ऑन द सरफेस के लिए हमारे पास सरफेस था तो हमें गॉसियन सरफेस की जरूरत नहीं पड़ी। इनसाइड अंदर भी कोई सरफेस नहीं है तो हमको एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी रेडियस हम लोग मान लेते हैं आर। ठीक है, लिख लेते हैं फॉर दिस पर्पस कंसीडर a Gaussian surface of radius r, और लिख लेना r इस बार छोटा है r से, चाहे लिखा कैपिटल है पर वैल्यू में छोटा है। तब बेटा हमारे पास क्या बनेगा सिस्टम, एंड अप्लाई गॉस थ्योरम। ठीक, कर दो। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन इनटू चार्ज। जितनी बार भी लिखो अगर इसको बोल बोल के लिखोगे तो आपको स्टेटमेंट याद हो जाएगी गॉस थ्योरम की। ठीक है, फिर वही सारा कुछ ई डी एस कोस थीटा 1 बाय एप्सिलॉन इनटू क्यू। चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और डीएस की डायरेक्शन बाहर की तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। थीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। हमारे पास आ जाएगा
ई डी एस कोस 0 डिग्री 1/ε इंटू क्यू, कोस 0 1 हो गया, ई डी एस Q/ε। पर एक बात देखो बेटा, क्या अंदर कोई चार्ज है? चार्ज तो स्फीयर के सरफेस सरफेस पे था, तो हम यहां क्यू 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 किसको लिख रहे हैं? हमें तो यहां क्या लिखना चाहिए? 0 0 0 और 0। अंदर बेटा चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो बाहर बाहर है, सिर्फ शेल के सरफेस पे था, अंदर तो चार्ज है ही नहीं, अंदर से तो खाली है। हमने कैसा लिया है? होलो लिया है। तो क्या हमें इन स्टेप को करने की जरूरत थी? हमारे पास क्या आ गया आंसर? 0। अब बेटा दो टर्म्स की ई डीएस की मल्टीप्लाई 0 है, ध्यान से समझो बात को। ई डीएस की मल्टीप्लाई 0 है बेटा, ये है एरिया किसका? अंदर वाले क्वेश्चन सरफेस का। ये तो हमें पता 0 नहीं है। जब दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 हो, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क इंटू 2 इज इक्वल टू 0, और हमें पता है 2 तो 0 नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क 0 होगा ना। अब यहां पर भी दो चीजों की मल्टीप्लाई अगर 0 है और हमें पता है कि डीएस तो 0 नहीं है, मतलब दैट इज ई इनसाइड क्या आएगी? 0। समझे बात? इसको नाम दे देंगे हम लोग इक्वेशन सी। पीछे जो हमारे पास आई थी ई इज इक्वल टू, उसको बी नाम दे देना, ठीक है। अब इन सारी चीजों से हम लोग ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ, उस बात को समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। देखो अब कर रहा हूं, अब हम लोग बनाते हैं एक ग्राफ। हमारे पास तीन चीजें हैं बेटा, इक्वेशन ए से है ई आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन बी से है ई ऑन द सरफेस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि एक कांस्टेंट, और सी इक्वेशन से ई इनसाइड हमारे पास क्या आया है? 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं था अंदर, ठीक है। ये तीन बातें आई है, तीनों से हमको बनाना है एक ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच में। समझो बड़े ध्यान से, ये समझ में आ गया तो बात होगी आप लोग की कंफर्म। देखो एक पॉइंट मान लेते हैं ये, जहां आर बड़े आर के बराबर है। क्यों माना? क्योंकि हमें इस पॉइंट से पता लग जाएगा कि इसके बाद आर जो है वो छोटे आर से बड़ा है, इससे इधर आर जो है वो छोटे आर से छोटा है, ठीक है। यहां लिखो बड़ा आर, ठीक है। एक पॉइंट मान लिया जहां आर आर के बराबर है, इसके बाद हमें पता है कि आर बड़ा होगा, उससे पहले पता हमको आर छोटा होगा। अब देखो जब आर आर के बराबर था तब कौन सा केस था? जब आर आर के बराबर था तब हमारे पास था ऑन द सरफेस, और वैल्यू क्या आई थी? एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए, वो वैल्यू ये थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट आई थी 15 20 50 2500। हमने इस पॉइंट को मान लिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा पॉइंट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। बड़े ध्यान से, ठीक है। जब आर आर के बराबर था तब हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू थी, और पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? ये। जब आर आर से छोटा था, मतलब इनसाइड का केस था, तब ई की वैल्यू थी 0। ई की वैल्यू 0 कहां होगी? यहां पर।
मतलब कि लाइन आ जाएगी ये, और जब आर आर से बड़ा है मतलब आउटसाइड का केस है, तब आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जिसका ग्राफ बनता है ऐसा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता तब डिक्रीजिंग ग्राफ होता, और जब आर स्क्वायर होता तो ये असमटोटिक ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगी रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, इनसाइड ऑन द सरफेस और आउटसाइड। इनसाइड हमारे पास ई कितनी है, 0। ऑन द सरफेस हमारे पास ई कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब कांस्टेंट, और आउटसाइड हमारे पास ई कितनी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आता है, ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीरिकल चार्ज शेल। ठीक है, दोबारा समझ लो चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच में हम लोग बना रहे हैं ग्राफ। एक पॉइंट मान लो जहां आर आर के बराबर है, 10 15 20 50 25 जो भी आपने माना वो हो गया। इसके बाद का पॉइंट पे आर छोटे आर से बड़ा होगा, क्योंकि ये तो मान लो 10 पे माना आपने, और आर 12 पे 10 से बड़ा हो जाएगा, और जब 6 होगी वैल्यू तो वो 10 से छोटा होगा। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास ऑन द, ऑन वाला कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई ई की एक फिक्स वैल्यू, हमने इस पॉइंट को मान दिया फिक्स वैल्यू, दोनों पॉइंटों को जोड़ा, ये आ गया हमारे पास पॉइंट। फिर जब आर आर से छोटा होगा तब इनसाइड, इनसाइड फील्ड कितनी है, 0, ये बन जाएगा। और आउटसाइड, आउटसाइड के लिए फील्ड क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये ग्राफ बन जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीरिकल शेल। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था सर नेट फ्लक्स साइज ऑफ द क्लोज सरफेस पे डिपेंड करता है क्या। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा क्या है हमारे पास, ई डीएस का इंटीग्रेशन, समझो ध्यान से, ई इंटू डीएस, ई इंटू एस, डीएस का इंटीग्रेशन एस हो गया, कुछ भी आएगा अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो भी एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी दे रखा होगा। ठीक है, क्लोज सरफेस में लेंथ इंटू ब्रेथ तो नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी हमारे पास एरिया दे रखा होगा वो हमने लिख दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी, कि फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, और दूसरी बात डिपेंड कर रहा है सरफेस एरिया पे भी। यहां से देखने पे लग रहा है हमें, यहां से देखने पे हमें क्या लग रहा है कि डिपेंड किस पे कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी, और डिपेंड कर रहा है सरफेस एरिया पे भी। बट जब हम लोग बात करते हैं किसकी, एक स्फीयर की, तब बेटा फ्लक्स का जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, हमें फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना होता है। ठीक है, जो फिगर हमको दे रखे ही है उसकी फाइनल जो आंसर आ रहा है उस पे जाना है। तो E की वैल्यू तो आप एक स्फीयर के लिए पुट कर दोगे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और सरफेस एरिया पुट कर दोगे 4 पाई आर स्क्वायर, अगर दोनों आर बराबर है तो बेटा ये जाएंगे कट, और बचेगा क्या, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। डिपेंड कर रहा है, नहीं। तो ये पता कैसे लगेगा किस फिगर के लिए डिपेंड करेगा किसके लिए नहीं करेगा, पहले तो हम लोग बात करते हैं कि इसके हिसाब से डिपेंड कर रहा है, फिर हमें जाना है अपने नेट रिजल्ट के ऊपर कि हमारा लास्ट रिजल्ट क्या रहा है। तब हम लोगों ने देखा कि स्फीयर के लिए तो नहीं कर रहा। चलो फिर हम लोग रब करता हूं इसको, देखते हैं क्या सिलेंडर के लिए कर जाएगा। ई इंटू में सिलेंडर का क्या होता है, 4 पाई आर एच, जैसे कि हमने किसमें किया था, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में किया था। पाई से पाई कैंसल, 4 से
2 पे गया, आर से आर कटा, आर एच, आर एच, आर से आर कटा, बचा क्या, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर और ऊपर एच। ठीक है, यूनिट की अगर बात करें कूलम, इसके अपने कुछ यूनिट हो गए, और ये आर और आर मीटर मीटर तो कट गए, क्या कहीं एरिया का डिस्कशन हुआ? तो आप कहोगे जी नहीं। नेट रिजल्ट जब हम किसी भी चीज का फाइंड आउट करते हैं तो वहां हमारे पास एरिया लास्ट में नहीं बचता। हालांकि इसका फॉर्मूला बेटा क्या है, ईडीएस। यहां से हमें लगना चाहिए कि ये तो डिपेंड करेगा ई पे भी और सरफेस एरिया पे भी, बट जब फाइनल रिजल्ट्स आते हैं तब वहां एरिया नाम की चीज बचती ही नहीं है, और जब लास्ट में बची ही नहीं तो डिपेंड कैसे करेगी? तो ये सरफेस एरिया कितना उस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपकी फील्ड कितनी है, और आपकी जो फील्ड की दूरी कितनी है, आप कितनी दूरी से फ्लक्स को चेक कर रहे हो, आप कितनी दूरी से फ्लक्स को चेक कर रहे हो। ठीक है, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोज चार्ज, आपने चार्ज कितना, क्योंकि हर केस के अंदर चार्ज आपके पास यहां बचेगा। ठीक है जी, ये था हमारे पास एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की, जो कि चारों एप्लीकेशन में से सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, इस बार भी पूछी जानी थी पर एग्जाम ही नहीं हुए। और कोई क्वेश्चन बेटा किसी बच्चे का तो मैसेज करके बताओ, किसी और बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई और डाउट लेना है तो बताओ फटाफट। पीछे वाला कोई टॉपिक समझना है वो करवा देंगे बेटा, बताओ कौन सा टॉपिक करना है। रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना, वहां से आप लोग को दोबारा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना गॉस थ्योरम के लिए, ये सरफेस पे लगाना है, बस सरफेस ढूंढो और लगा दो बस। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कर लेगा अपने आप, आराम से हो जाएगा। हाँ भाई, है किसी का क्वेश्चन तो बताओ भाई। भरत सिंह, पंकज सुथार, प्रवेश बैनीवाल, रितु मुस्कान, योगेश, सुनील। जिन बच्चों ने नोट्स की फोटो नहीं भेजी पीडीएफ बनाकर, तो बेटा वो बच्चे भी थोड़ा ध्यान दे लो। कल प्लस वन वालों के तो घर पे फोन किया था, तुम्हारे भी करना पड़ेगा फिर। ठीक है भाई, फिर आज इतना ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आ गया भाई मैसेज। यस सर, आ गया समझ। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, समझ आ गया तो। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका जो है वो है सॉलिड स्फीरिकल, सॉलिड स्फीयर जिसके अंदर भी चार्ज होगा। अब वो भी इतना ही बड़ा होगा तो वो आज तो नहीं करवाया जाएगा। फिर अगला है शीट, वो शीट वाला तो एक दिन में क्या पता पूरा भी ना हो, वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आज फिर लेक्चर को यहीं समाप्ति देते हैं। किसी ने कोई और टॉपिक पूछना है पीछे से, जैसे उस दिन पूछा गया था कौन सा, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैसा कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो बताओ। इसके थोड़ा न्यूमेरिकल और चेकआउट कर लेना। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल कब करवाओगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा इसके जस्ट बाद, गॉस थ्योरम के जस्ट बाद करवाऊंगा। बुक में गॉस थ्योरम से पहले दे रखा होगा शायद, बट मैं इसके जस्ट बाद करवाऊंगा, क्योंकि फिर उसके अंदर ना वो एक रिंग का भी होता है। तो पहले ये फटाफट गॉस थ्योरम की सारी एप्लीकेशन खत्म कर दे, ताकि हम लोग को पता लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में थोड़ा अलग नहीं लगेगा कि क्या निकाल क्या रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है क्या नहीं है। यहाँ से आपकी एक लय बन जाएगी, एक स्मूथनेस बन जाएगी कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ये चीज होती है। क्योंकि हमें तो यही पता था सिर्फ कि हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल सकते हैं, या फिर किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, या फिर किसी कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यो वो क्या कह रहा था मैं, ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण निकाल सकते हैं। अब हमें पता लग रहा है कि हम एक स्फीयर के लिए भी निकाल सकते हैं, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एक लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ के लिए भी निकाल सकते हैं, और अब सॉलिड स्फीयर के लिए निकालेंगे तो शीट के लिए निकालेंगे। तब हमको फिर वहां समझ में आ जाएगी बात कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। कोई और क्वेश्चन किसी का, कोई टॉपिक बीच में छूट गया हो?
एक काम करना बेटा, आप लोग के लिए होमवर्क देता हूं एक। कल हम लोगों ने फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी लीनियर चार्ज या एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है। लीनियर चार्ज के लिए तो हम लोग बहुत पहले निकाल चुके हैं, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए निकाली थी। उसका कुछ आंसर आया था, वो आया था हमारे पास लैम्डा एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। उससे यूनिट बनाना इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या न्यूटन पर कूलम आती है? नहीं आती तो क्या आती है, ठीक है। फिर आज जो हमने 3 केस में निकाला, पहले केस में हम लोगों ने निकाला है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा आर स्क्वायर, मतलब गॉसियन सरफेस का आर स्क्वायर। दूसरे में हम लोगों ने निकाला, दूसरा जो आया तब हमारे पास आई है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और तीसरे में 0 आई थी। तब देखना कि यूनिट हमारे पास सेम आती है नहीं आती तीनों केस में, क्योंकि है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट तो सेम आनी चाहिए। तो ये करके देखना थोड़ा, जो मतलब ठीक है क्यूरियोसिटी वाला काम होता है ना वो किया करो। थोड़ा ये करके देखना कि तीनों केस में और एक अलग एप्लीकेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट सेम आएगी क्या, और जहां तीसरे केस में 0 आई है तो वहां यूनिट कहां गई, उस चीज के ऊपर थोड़ा सा देखना, ठीक है। चलो भाई, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो खत्म करते हैं आज की क्लास को, है तो देख लो 2-4 मिनट। आ गया भाई क्वेश्चन। योगेश एक बार लीव मत करना, तुमसे कुछ पूछना है। तो तू योगेश से बेटा कैसे पूछेगा यहां पर? पूछ, मैं तेरा प्रश्न पूछा दूंगा योगेश तक। आप बताओ भाई, भरत कुमार बताओ क्या पूछना है फटाफट। अ, पूछो पूछो। चलो भाई, बाकी किसी ने जाना है तो चले जाओ, चाहिए क्वेश्चन नहीं पूछना तो। योगेश का एक क्वेश्चन आ रहा है वो पूछ लें, फिर मैं भी जा रहा हूँ। संजू बेटा, आप समझ में आ जाता है अच्छे से? नेटवर्क ठीक रहता है क्या? नहीं तो रिकॉर्डिंग वीडियो देख लिया करो। संजू चली गई, मैंने संजू से पूछा तो। हाँ आ गई संजू। सर आज इसमें कॉल किया था। ठीक है भाई, कर लेना भाई तुम अपनी बात जो भी करनी है। ठीक, ठीक है बेटा, फिर ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करो अपनी। एक और मैसेज आ गया। ठीक है, ठीक है। हाँ संजू बेटा, आपको सही आ जाता है क्या समझ, नेटवर्क पूरा ठीक रहता है क्या? अच्छा, योगेश को कुछ पूछना है। हाँ बेटा योगेश, बोल बेटा क्या पूछना है, जल्दी बोल, जल्दी फटाफट। जाए फिर, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं यहाँ पर। जल्दी पूछ बेटा, बाकियों का भी फायदा हो। आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तो फायदा होता है। देखो, आज रितु ने क्वेश्चन पूछा, उस दिन रितु ने बताया कि ठीक है, रितु मुस्कान दोनों ने, कि सर वो रिलेटिव परमिटिविटी वाला क्वेश्चन रह गया, तो उससे सभी को बेनिफिट होता है। पूछो बेटा क्वेश्चन, किसी ने कुछ पूछना है तो। आज जैसे इसने ये फ्लक्स के बारे में पूछा, सरफेस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, हमने निकाल कर देखा कि नहीं नहीं करता। चलो भाई, नहीं पूछना तो फिर थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। अगला लेक्चर आपको लगेगा मंडे को सही 11 बजे। कल, हाँ कल बेटा टेस्ट है आप लोगों का। आप लोग को लिंक सही 10 बजे दे दिया जाएगा, ठीक है। एक बात याद रख लो बेटा, ये जो टेस्ट दे रहे हो इसके नंबर नोट हो रहे हैं, ठीक है। और इसका बेनिफिट भी आप लोग को जरूर मिलेगा। कल 10 बजे टेस्ट है, लिंक भेजूं चाहे मैं इसी ऐप के ऊपर टेस्ट लूं, 10 बजे आप लोग को टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इस पे हुआ तो मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप के अंदर के टेस्ट स्टार्ट हो गया है। और बेटा 20 मिनट का ही टाइम होगा, फिर टेस्ट खुलता नहीं है फिर दोबारा यहाँ पर, ठीक है। तो सही 10 बजे आके अपना शुरू कर लेना। 10:05 पे आओगे तो आपको 15 मिनट ही मिलेंगे, 10:10 पे आओगे तो आपको 10 मिनट ही मिलेंगे। और आप आई 10:18 पे रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि सर जी वो खुल ही नहीं रहा, फिर बंद हो गया, हमने तो किए ही नहीं क्वेश्चन, तो वो गलत हो जाएगा काम, ठीक है। सही 10 बजे आ जाना, 10 AM, सुबह के 10 बजे। कल टेस्ट होगा आप लोग का, जहां तक करवा दिया सबका, ठीक है। मोस्टली उसके अंदर गोस टर्म के क्वेश्चन आएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्वेश्चन रहेंगे। फोर्स के भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज के भी हो सकते हैं, तो वो देख लेना थोड़ा सा, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।